हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल फोकस ऑन करियर में। आज का वीडियो मेरा हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके है। कुछ मूवमेंट्स की बात करूंगा, मैं सत्याग्रह की बात करूंगा, ठीक है। नेशनलिज्म की हम लोग बात करेंगे। आप लोग को पता है मेरा क्लास एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो एनसीईआरटी आज क्लास 10th एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर हम लोगों ने लिया है, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? राष्ट्रवाद, ठीक है। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है? राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्रभक्ति। अब कैसे लोगों में ये नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई? इंडिया जैसे देश में जहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर है, लोगों का अलग अलग पहनावा है, उसके बाद भी कैसे सारे लोग क्या हुए, एक प्लेटफॉर्म पे आए और किसी एक से लड़ने के लिए तैयार हुए। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स कैसे एक साथ आए, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इतने सारे लोग जब होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे लोगों में, यानी कि विवाद भी होंगे। कैसे इन सारी चीज़ों को एक जगह लेके आया गया, कौन था वो व्यक्ति या कौन थी वो संस्था, या कैसे थे उसके लोग, या कैसे थे हमारे फ्रीडम फाइटर जो लोग, क्या है, इन सारे लोगों को एक साथ लेके आया, उनके अंदर क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में देखेंगे। आप लोग को पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। 1914 से लगभग 1918 तक ये चला है। देखिए इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। अब देखिए इस पे हम इंडिया पे हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। देखिए दो तरह की कंडीशन, ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा इसका। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए सबसे पहले क्या बढ़ेगा यहाँ पर, डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा यहाँ पे। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि युद्ध में जो खर्चा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, उसमें जो खर्चा हो रहा है, तो वो उसे हम क्या कह रहे हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर। देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो अब देखिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट कौन सी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अंग्रेजी सरकार है। अंग्रेजी सरकार अब क्या करेगी, इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को, इस खर्चे को पूरा करने के लिए क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी। अब जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो टैक्स के बढ़ने से क्या होगा? देखिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास रिसोर्सेज का अभाव है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, जो है मैं उसी से अरेंज कर रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि इस दौरान क्या आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को मैं पहुँचा सकूँ। देखिए जब टैक्स बढ़ेगा तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ेगी, यानी कि क्या है, चीज़ों के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब देखिए महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अगर मैं एनसीईआरटी के डेटा की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी में साफ दिया है कि 1913 यानी कि 1913 से और 1916-17 तक आते आते चीज़ों के रेट क्या होगा, डबल हो गए, ठीक है। चीज़ों के रेट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। इससे क्या हुए, लोग बहुत परेशान हुए, क्रॉप फेल्यूर हुआ, ठीक है, क्रॉप फेल्यूर हुआ है, फसलें खराब हुई हैं, ठीक है। फसलें खराब होने से लोग परेशान हैं, लोग टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, ऊपर से महंगाई की मार। लेकिन क्या है, लोगों से ये कहा जा रहा था कि जैसे ही ये वॉर खत्म होगा वैसे ही क्या हो जाएंगी, चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि लोगों को उम्मीद थी कि वॉर एक बार खत्म हो जाए, युद्ध एक बार खत्म हो जाए, फिर क्या होंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर से पहले से हालात हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, है ना। यहाँ से क्या हुआ, लोगों में गुस्सा और ज्यादा भरा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखने को मिलेगा, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। क्या है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि क्या है, जबरदस्ती सेना में भर्ती करना। गांव के लोगों को, विलेजर्स को पकड़ पकड़ के क्या है, जबरदस्ती सेना में भर्ती करना। इससे क्या है, लोगों की भावनाएं और ज्यादा आहत हुई। अब यहाँ पर एक एंट्री होगी किसकी, महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए महात्मा गांधी की अगर मैं इंडिया में आने की बात करूं, ठीक है, तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी क्या इंडिया में वापस आ गए थे,
देखिए जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को लगे तो आप लोग क्या उसको नोट डाउन कर लें, आप लोग को फायदा होगा। और जो लोग भी मेरा इस वीडियो देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या है मैं इस तरह के और वीडियोस बना पाऊँ, आप तक क्या है और ज़्यादा अच्छा कंटेंट पहुंचाऊँ। तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो जनवरी 1915 में गांधी जी क्या इंडिया में वापस आ गए थे। अब देखिए जब गांधी जी इंडिया में वापस आए तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने गांधी जी को सलाह दी, इन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया कि आप क्या है एकदम से कोई मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले 1 साल आप क्या करिए, इंडिया का भ्रमण कीजिए, इंडिया में घूमिए, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। गांधी जी ने उनकी बात को माना, उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गांधी जी ने क्या है आते ही तुरंत कोई एक्टिविटी शुरू नहीं की, उन्होंने क्या है पहले चीजों को समझना जरूरी समझा। अब इसके बाद अगर मैं गांधीयन मूवमेंट की बात करूं, गांधीयन एरा की बात करूं, तो वो यहीं से क्या होगा शुरू हो जाएगा 1915 से, जब जनवरी 1915 में महात्मा गांधी क्या है इंडिया में आए। अगर मैं गांधी जी के स्टार्टिंग मूवमेंट्स की बात करूं तो स्टार्टिंग में 3 मूवमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। गांधी जी के सबसे पहला आप देखेंगे कहाँ था, चंपारण में। चंपारण कहाँ पर है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। मैंने बताया कि मेरा वीडियो एकेडमिक्स कंपटीशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोनों की यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं तो क्लास 10 में मैथ में बहुत पूछा जाता है, चंपारण लोकेट कीजिए, ठीक है। तो चंपारण किस स्टेट में है, बिहार में है, ठीक है। और पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि चंपारण किस राज्य में है, या गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण में किया था, जो कि कहाँ पर स्थित है, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, एक मिनट में प्रॉब्लम भी यहाँ पे सुन लीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम थी इंडिगो प्लांटेशन को लेके, यानी कि नील की खेती को लेके, ठीक है। लोगों से क्या है जबरन जबरदस्ती फोर्सफुली नील की खेती इंडिगो प्लांटेशन कराया जा रहा था, इसीलिए लोग क्या है उससे छुटकारा पाना चाहते थे। गांधी जी गए, गांधी जी क्या इसमें इन्वॉल्व हुए, गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया। इसके बाद अगर मैं गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह की बात करूं तो दूसरा सत्याग्रह इन्होंने क्या कहाँ किया है, खेड़ा, एक जगह थी क्या, खेड़ा। ये जगह भी कहां पर है, गुजरात में। ये जगह कहां पर है, गुजरात में, खेड़ा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्रॉप फेलियर का था, यहाँ पर क्या फसल खराब हो गई थी, लोगों की प्लेग नाम की एक बड़ी बीमारी फैली हुई थी, लोग बहुत परेशान थे, और लोग क्या है टैक्सेस में कुछ रिलैक्स चाह रहे थे कि लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उसमें क्या उन्हें कुछ रिलैक्स मिले। गांधी जी ने यहाँ पर क्या इन लोगों के लिए सत्याग्रह किया है आगे। इसके अलावा 3 में अगर मैं बात करूं, थर्ड था कॉटन मिल। कॉटन मिल ये भी गुजरात में ही है, ठीक है, अहमदाबाद में। कॉटन मिल क्या गुजरात में, अहमदाबाद में है। ये 3 मूवमेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इनके प्लेस पूछा है कि किस राज्य में है, ठीक है। इसके अलावा इनका सीरियल बहुत पूछता है, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 की, इन्हें क्या करिए एक क्रम में लगाइए, ठीक है। आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्रम में क्या है, सबसे पहला क्रम किसका है, चंपारण का यानी बिहार, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद कॉटन मिल मजदूर अहमदाबाद, ठीक है। तो ये 3 घटनाएं गांधी जी ने स्टार्टिंग यहाँ पर सत्याग्रह किया। गांधी जी का क्या कहना था, इफ योर कॉज इज ट्रू एंड योर फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर क्या है कारण सही है आपका और आप क्या अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह, ठीक है। इसी को गांधी जी ने क्या कहा, सत्याग्रह कहा। तो यहाँ पर गांधी जी ने क्या है सत्याग्रह किया है, लोग की जो भी ऑफिसर है, जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर का मतलब जो दबाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इन तीनों ही जगह पे ऑपरेशन कौन था, ब्रिटिशर्स। ऑपरेशन कौन था यहाँ पे, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उससे क्या करना, आग्रह करना सत्य के लिए कि ये सच नहीं है, ये सही है, आप ये कीजिए, ये ठीक है। इसे गांधी ने सत्याग्रह कहा, ठीक है। अब देखिए कॉटन मिल मजदूर की बात तो गई, खेड़ा चंपारण, ये गांधी जी के क्या स्टार्टिंग मूवमेंट। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में। देखिए बोर्ड नहीं की गई मुझे, मेरे पास भी लॉकडाउन में मुझे अरेंज नहीं हो पा रही चीजें, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी से क्या आप लोगों तक चीजों को पहुंचाया जाए।
ठीक है। रॉलेट एक्ट 1990 बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। 10th में सीबीएसई 10th बहुत पूछता है, ठीक है। और कंपटीशन में पीसीएस में जो भी एग्जाम्स आपके कंपटीटिव में बहुत पूछा था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या था, सर सिडनी रॉलेट की प्रेसिडेंशियलशिप में एक कमेटी बनाई गई और उनसे कहा गया कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या और इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इन पे क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, इनको रोकने के लिए आप एक एक्ट बनाइए, ठीक है। तो इन्होंने एक एक्ट तैयार किया, एक कानून तैयार किया इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ठीक है। इसमें मेन क्या था कि 2 इयर्स कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्रांतिकारी है या जो भी क्या है सत्याग्रह कर रहा है या किसी को भी जो उन्हें लग रहा है कि उनके लिए इससे खतरा हो सकता है, तो उसको क्या करते थे ये लोग 2 साल के लिए जेल में डाल देते थे, ठीक है। और नो ट्रायल, नो ट्रायल, इसका कोई ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। कोई जमानत नहीं होगी, कोई ट्रायल नहीं होगा, 2 साल के लिए सीधा जेल भेज दिया। इंडियंस ने, बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इसको कहा था बिना वकील बिना दलील वाला कानून, ठीक है। नो वकील नो दलील नो अपील वाला कानून। अब देखिए रॉलेट एक्ट जब आया तो गांधी जी को क्या है, ये एक इशू मिला, ठीक है, एक मुद्दा था ये गांधी जी के लिए, जिसपे क्या है गांधी जी ने एक नेशनल लेवल पे अपना सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह गांधी जी ने यहाँ भी किया, लेकिन क्या ये सब रीजनल, ठीक है, ये सब सत्याग्रह कैसे थे, रीजनल थे, मतलब एक लोकल लेवल पर थे। ये छोटे से एरिया में केवल था, ये भी क्या है केवल खेड़ा में, ये केवल एक मिल में। अब ये एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा एक्ट था जिसके अगेंस्ट में क्या है गांधी जी ने नेशनल लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे सत्याग्रह शुरू किया। कई बार पीसीएस में पूछा गया, सेम एज इट इज पूछा गया, गांधी जी का नेशनल लेवल पे, राष्ट्र स्तर पे पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो कौन सा हुआ, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने किया था रॉलेट सत्याग्रह। आप देखिए रॉलेट सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं तो रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल को शुरू कर दिया था गांधी ने। इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह गांधी ने कब शुरू कर दिया था, 6 अप्रैल को गांधी ने क्या रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया था मूवमेंट। इसमें क्या है जगह जगह हड़ताल के साथ गांधी जी ने ये शुरू किया था, हड़तालें की गई, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज थे, रेलवे के एम्प्लॉयज थे, उन्होंने हड़तालें की, दुकानें बंद की गई, ठीक है। अलग अलग अपने अपने तरीके से लोगों ने क्या है सरकार का अपोज, सरकार का विरोध किया, ठीक है। अब देखिए इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम क्या देखेंगे इसी क्रम में कि लोगों ने क्या है सपोर्ट किया पूरा किसे, गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी को लोगों ने यहाँ पर पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि क्या है कि ये मूवमेंट, ये सत्याग्रह बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या है लोकल लीडर्स को गिरफ्तार करना, लोकल लीडर्स की अरेस्टिंग करना शुरू कर दी। लोकल लीडर्स मतलब जो छोटे छोटे जगह जगह के स्थानीय नेता थे जो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, सरकार ने क्या उनकी गिरफ्तारी करना शुरू कर दी इसके बाद लोकल लीडर्स की। और इसके बाद एक और घटना हुई अमृतसर में, ठीक है। घटना क्या थी कि एक मूवमेंट चल रहा था, लोग पीसफुली रैली निकाल रहे थे और सरकार ने क्या उन पे गोलियां चला दी। अब इससे क्या हुआ, भीड़ हिंसक हो गई, भीड़ उग्र हो गई। उस भीड़ ने क्या है उसके बाद रेलवे ऑफिसेस को, पोस्ट ऑफिस को, टेलीग्राम ऑफिस को, सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया, वहां हमले करना शुरू कर दिए। इससे गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके बाद गवर्नमेंट ने वहां पर अमृतसर में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया, मार्शल लॉ इम्पोज्ड किया और बुलाया जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर को कमान दे दी गई वहां की, जनरल डायर ने वहां की कमांड संभाली और मार्शल लॉ इम्पोज्ड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का जो इंसिडेंट है वो क्या है, बहुत दुख भरा इंसिडेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, ठीक है, जिसका नाम क्या है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसके बाद हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग किस पे आएंगे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट पे आएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट सुनने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, ठीक है। अमृतसर में क्या एक बाग था, शहर से थोड़ा सा हटके था, ठीक है। बैसाखी का दिन था, बैसाखी का एक फेयर लगा हुआ था, वहां पर लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे बैसाखी के लिए, ठीक है। अब ये बात जनरल डायर को किसी ने बता दी, ठीक है। खबर कहाँ तक पहुंची, जनरल डायर तक खबर पहुंची। अब देखिए लोग, चूंकि बाग क्या है शहर से थोड़ा हट के था, इसलिए पीपल्स क्या है जो लोग वहां पे इकट्ठे थे, जो लोग वहां पे गैदर्ड थे, उनको क्या अनअवेयर थे मार्शल लॉ के बारे में,
उनको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या मार्शल लॉ लगा हुआ है। जनरल डायर को किसी ने खबर कर दी, जनरल डायर वहां पहुंचते हैं और क्या है एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। एक तो वैसे ही वो इनक्लोज ग्राउंड था, इनक्लोज्ड बाग था। इनक्लोज्ड बाग का मतलब क्या, चारों तरफ से बंद था, एक एग्जिट पॉइंट था उसमें, और जनरल डायर के अपनी फोर्स के साथ उस एग्जिट पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, और उस एग्जिट पॉइंट पे पहुंचने के बाद जनरल डायर ने क्या है ओपन फायर, ठीक है, खुला फायर वहां पर मारना शुरू कर दिया लोगों पे। जनरल डायर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। उस बाग में बताते हैं बीच में एक कुआं था, उस बहुत सारे लोग कुएं में कूदे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद भी उनको वहां भी गोली मार के उनको मारा गया। बहुत बुरी तरह ये घटना हमारे देश में थी, बहुत बुरी घटना थी, बहुत रिचुअल ये इंसिडेंट था हमारे देश का। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट का जो डेटा है उसके बाद एक कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आई, जो ब्रिटिश, देखिए कमेटी किसने बनाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, तो डेटा भी क्या होगा उनके अकॉर्डिंग होगा। उन्होंने ये बताया कि 279, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 279 के आसपास लोग क्या है इसमें मारे गए हैं। जबकि जो सच्चाई थी, जो बहुत सारी बुक्स में, बिपिन चंद्रा की आप मॉडर्न हिस्ट्री की बुक देख लें या किसी और बुक में आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि करीब 2000 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 10th CBSE के बोर्ड में हर बार पूछा जाता है जलियांवाला बाग, लगभग, ठीक है, बार बार पूछा जाता है यहाँ से जलियांवाला बाग से क्वेश्चन, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे 10th CBSE का एग्जाम हो। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आगे हम लोग इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिस्कस करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।